हेलो स्टूडेंट, स्टडीज इसके चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यानी ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, यानी इनके पूछे जाने के 100% चांस हैं। अगर ये प्रश्न आपको आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो आपको इनको तैयार कर लेना है। और ऐसे ही एक दो वीडियो और मैं उपलब्ध कराने वाला हूँ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना होगा, तभी आगे की वीडियो आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। पहला ऑप्शन है क्यू, बी ऑप्शन है क्यू प्लस 1, सी ऑप्शन है 2q, डी ऑप्शन है 2q प्लस 1। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। चलिए इसको कैसे हल करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछ लिया गया है। ए विकल्प है क्यू, बी विकल्प दिया है q प्लस 1 और सी विकल्प है 2q और डी विकल्प दिया है 2q प्लस 1। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि क्यू जो है पूर्णांक, एक पूर्णांक है, तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप कैसा होगा। किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप कैसा होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्यू के लिए, क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक। यहाँ पर धनात्मक समपूर्णांक की बात की गई है, तो क्यू पूर्णांक यहाँ बोला गया है। यानी धनात्मक पूर्णांक में क्यू 1, 2, 3 इसी तरह इंफिनिटिव अनंत तक धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो कह रहा है इसमें से कौन सा रूप है जो हमें धनात्मक समपूर्णांक देगा। तो ये प्रश्न ऑप्शन से आपको चेक करना होगा। तो जैसे मान लीजिए पहला जो ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन, इसमें क्यू है, तो क्यू के मान आपको यहाँ पर पूर्णांक, क्यू को बोला ही गया है कि पूर्णांक है। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें सम, विषम, अभाज्य सभी संख्या दिखाई दे रही है, तो ये तो विकल्प होगा ही नहीं। अगर ये बी में देखेंगे तो अगर बी में क्यू का मान रखें, पहला जो पूर्णांक है 1 और यहाँ पर 1 दिया है, जोड़ेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, जो कि एक समधन पूर्णांक है। लेकिन एक स्टेप तक क्लियर नहीं होगा, 2-3 स्टेप चेक कर लेंगे। फिर पूर्णांक का जो दूसरा जो पूर्णांक है 2, उसको क्यू की जगह पर रखेंगे। तो क्यू की जगह पर जब रखेंगे तो 2 + 1 3, ये विषम हो गया। हमसे प्रश्न में कहा गया केवल समधन पूर्णांक हमको चाहिए, ये भी विकल्प नहीं हो सकता है। सी विकल्प में आते हैं, यहाँ पर पहला पूर्णांक जो आपका है 2, उसको रखेंगे तो 2 मिलेगा। दूसरा पूर्णांक 2 है, रखेंगे तो 4 मिलेगा। तीसरा पूर्णांक 3 है, रखेंगे तो 6। तो इसमें रखने पर हमें सभी धन सम संख्याएं मिल रही हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें भी अगर आप रखेंगे तो आपको समधन पूर्णांक नहीं मिलेगा। तो इस तरह के प्रश्न अगर आपके पूछे जाएंगे तो आपको विकल्प से उनको चेक करके आपको बताना होगा कि कौन सा विकल्प आपको समधन पूर्णांक देता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किसी द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक हल -2 है, तो p का मान क्या होगा। तो एक हल -2 दिया है, p का मान आपसे पूछ रहा है कि p का मान क्या होगा। हल का मतलब, किसी भी समीकरण का हल का मतलब ये है कि x का मान, यानी उस समीकरण का x का एक मान दे दिया गया है और p का मान आपसे पूछा गया है। तो समीकरण आपका दिया है x² + 2x - p = 0 और एक हल इसका, यानी x का मान आपका दिया है -2, p का मान आपसे पूछा गया है। इस x के मान को, यानी जो हल दिया है -2, उसको x की जगह पर समीकरण में रख देंगे और p का मान निकाल लेंगे। चलिए रखते हैं, -2 का वर्ग + 2 × -2
माइनस पी बराबर 0, ये हो जाएगा 4। आइए गुणा करेंगे प्लस माइनस का, तो ये -4 माइनस पी बराबर 0 कट गया, यानी आपका माइनस पी बराबर 0, या कह सकते हैं पी बराबर 0। तो इस तरह इसमें आपका विकल्प पहला राइट है, यानी ए विकल्प सही है, पी का मान 0 होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल है, मूल बताना है, मूल कैसे है। तो ए ऑप्शन है वास्तविक और बराबर, बी ऑप्शन है वास्तविक और भिन्न, भिन्न मतलब असमान, सी ऑप्शन है वास्तविक नहीं है, डी ऑप्शन है वास्तविक। बहुविकल्पी प्रश्न जो आप लोग को हल कराया जा रहा है, तो ये सभी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार की परीक्षाओं में देखे जाएंगे, तो ये प्रश्न आपको आने चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, आपकी परीक्षाओं में 20 बहुविकल्पी प्रश्न मैथ के पूछे जाएंगे, उसमें से 6 से 7 प्रश्न, कुछ नहीं तो 6 से 7 प्रश्न बहुविकल्पी के सीधे फार्मूले पे होंगे, सीधे फार्मूला पूछेगा, तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, अन्यथा आपके 6 से 7 प्रश्न ऐसे ही चले जाएंगे। डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, मूल वास्तविक असमान होंगे, समान होंगे, किस कंडीशन में होते हैं, विविधकर का सूत्र क्या होता है, ये सब फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। सीधे फार्मूले पर 6 से 7 प्रश्न रहेंगे बहुविकल्पी में। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस समीकरण के मूलों के बारे में बताना है कि मूल कैसे हैं। तो मूल किस पर डिपेंड करता है? किसी भी समीकरण का, कोई भी द्विघात समीकरण है, उसका मूल आपके विविधकर पर डिपेंड करता है। तो ये आपका समीकरण है, इसका मूल हमें बताना है। तो 3 कंडीशन होता है, वो आपको पता रहना चाहिए। अभी पक्का है, निश्चित है कि ये प्रश्न आपके आएंगे, तीनों कंडीशन आपको पता रहना चाहिए। 3 कंडीशन क्या होते हैं? डी विविधकर अगर 0 है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। दूसरा कंडीशन ये होता है कि डी का मान अगर 0 से बड़ा है, मूल वास्तविक और असमान होंगे। तीसरा कंडीशन है यदि डी का मान 0 से छोटा आ गया, इस कंडीशन में मूल काल्पनिक होते हैं। तो ये तीनों कंडीशन आपको पता रहना चाहिए। सवाल बहुत ही सिंपल है और इस पर प्रश्न बनते हैं। चलिए इसको पता करते हैं कि ये मूल कैसा है, इस समीकरण का मूल कैसा है। तो इससे पहले आपको एबीसी का मान पता करना होगा। तो द्विघात समीकरण आपको पता है किस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके एबीसी का मान निकाल लेंगे। तुलना करने पर तो एक जगह पर देखिए, एक जगह पर है 2, बी की जगह पर देखिए -4 है, हाँ तो प्लस माइनस में ध्यान देना है। सी की जगह पर 1 है। इसके बाद विविधकर का सूत्र लगाएंगे। फार्मूला जो है विविधकर का होता है d बराबर b² माइनस 4ac, मान भर दे b -4 का वर्ग, 4 गुणे a 2 है, c 1 है, 16, इन सब का गुणा करेंगे 8, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि d का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। ठीक, d का जो मान 8 आया है वो 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है, इस कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान होते हैं। तो यहां पर जो आपका विकल्प दिया है बी वास्तविक और भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग, असमान, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी, y अक्ष से दूरी क्या होगी, x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो इस तरह का प्रश्न पूछ देता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो कभी भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछ दे कि एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी या वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, तो उस कंडीशन में आपको यह पता रहना चाहिए कि वाई अक्ष से आपसे पूछा गया है, तो वाई अक्ष से बिंदु जो दिया है, आपका बिंदु दिया गया है 3,4 की दूरी बराबर y अक्ष से पूछेगा तो जो x का मान है वही आपकी दूरी हो जाएगी। अगर x अक्ष से पूछेगा तो y का जो मान है, बिंदु में जो y का मान है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों इस तरह होता है, चलिए उसको समझ लेते हैं। जैसे ये आपको पता है, ये अक्ष है, ये x डैश, ये y अक्ष है, y डैश। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये बिंदु है। तो ये बिंदु अगर शो कराएंगे तो देखिए x का मान 1 है, x का मान 3 है, तो 3 और y का मान 4 है, यानी ये जो बिंदु पड़ेगा आपका यहाँ पर पड़ेगा 3,4। तो आपसे पूछा गया है y अक्ष से, देखिए ये आपका y अक्ष है, y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है इस बिंदु की, तो y अक्ष से दूरी कितनी है, तो 3 है। ये y अक्ष से इसकी दूरी बिंदु की 3 है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे इसके बाद प्रश्न जो है उसको देखते हैं। त्रिकोणमिति का प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न बनेगा, परीक्षा में पूछा जाएगा। सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान होगा, तो सेक थीटा बराबर 2 दिया है, यानी सेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान क्या होगा ये पूछा गया है। तो सॉरी, यहां पर सेक थीटा है, तो सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान पूछा गया है। तो देखिए त्रिकोणमिति में आपको सभी मान पता रहना चाहिए, 90 तक तो मान आपको एकदम आना चाहिए। जो सारणी आपका 0 से 90 तक मान आपको दिया है कि बुक में दिया है, आपको लिखवाया गया है, तो वो सब आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि उस पर प्रश्न कुछ नहीं तो 2-3 प्रश्न मान पर डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर थीटा का मान बताना है, तो सेक में आपको देखना होगा कि 2 कितने अंश का मान होता है। तो ये सेक में जो 2 है ये आपका 60 अंश का मान होता है, तो सेक से सेक कट गया, थीटा बराबर 60 अंश। तो ये कंप्लीट होता है। इस तरह अगर ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी राइट है, 60 अंश दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंकड़ों 3 4 6 तथा x का माध्य 5 है, तब x का मान होगा। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 3। इनमें से कौन सा x का मान है ये आपको बताना है। तो चलिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है। समांतर माध्य दिया है 5, x का मान पूछा है, तो आंकड़े दिए गए हैं। तो आंकड़े दिए गए हैं 3 4 6 और x, 3 4 6 और x दिया है। इनका समांतर माध्य आपका 5 बोला गया है। तो माध्य या समांतर माध्य बराबर आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग, जो आंकड़े हैं उनको जोड़ देंगे। तो आंकड़े आपके पास 3 है, 4 है, 6 है, सभी को जोड़ देंगे। आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4, 4 आंकड़े दिए गए हैं। समांतर माध्य 5 दिया गया है, जोड़ेंगे 10 3 13 प्लस x बटा में 4, 3 गुणा करके x का मान निकालेंगे। x बराबर 7। तो x का मान पूछा गया था, x का मान 7 है, यानी आपका विकल्प सी राइट है।
तो ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब चलिए प्रश्नों को देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए 2 प्लस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगातार कुछ समय से यह प्रश्न बन रहा है, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो यह प्रश्न आपको आना चाहिए। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो कहा है कि 2 प्लस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो ऐसे सवाल को, अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, सवाल को पहले आपको मानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या है। माना 2 प्लस करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किस रूप की होती है? P बटा Q। इसलिए ये 2 प्लस करनी में 3 ये बराबर होगी P बटा Q के। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आपको बाएं तरफ, ये बायां है ये दाएं, बाएं तरफ केवल अंडर रूट वाली संख्या को रखना है और बाकी सब जो भी संख्या है जिस पर अंडर रूट नहीं है उसको सबको दाएं तरफ पक्षांतर कर देना है। तो अंडर रूट 3P बटा Q 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो -2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो P - 2Q। अब आपको 2 लाइन लिखना है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कैसे आपको लिखना है। काफी सिंपल है, यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं लिखते समय। तो आपको बताना है, अतः P और Q, अच्छी तरह आप जानते भी हैं P Q क्या है, पूर्णांक होते हैं। तो लिखेंगे अतः P तथा Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं तो ये जो आपका बन के आया है P - 2Q बटा में Q, ये भिन्न के रूप में है। तो भिन्न के रूप में संख्या जो होती है P बटा Q के रूप की जो होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये आपकी परिमेय संख्या है, पूर्णांक है तथा P - 2Q बटा में Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए करनी में 3 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें ज्ञात है, हमें पता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहां विरोधाभास है, विरोधाभास है कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी यहां पर आप ये लिख सकते हैं, लेकिन हमें ज्ञात है कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप लिख सकते हैं। या ऐसे आप लिख सकते हैं, यहां विरोधाभास है कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। क्योंकि यहां पर विरोधाभास का मतलब यहां पर उल्टा बोला जा रहा है कि करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय नहीं, विरोधाभास वो अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो सवाल आपका दिया गया था प्रूफ करने के लिए, 2 प्लस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस ये कंप्लीट होता है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपका परीक्षा में पूछा गया है, पूछा जाएगा, तो ये आपको आना चाहिए। सिंपल है,
बस बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, ये 2 लाइन लिखना होता है, यहीं पर गलतियाँ होती हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है कि कैसे आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का अंतर दिया है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं आपको ज्ञात करना है। तो 2 संख्याएं हैं, सपोज कर लेंगे, मान लेंगे, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। माना पहली संख्या x तथा दूसरी y है। प्रथम प्रश्नानुसार पहले आपको कहा गया है इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर घटाना x माइनस वाई, ये आपका दिया है 26, दोनों का अंतर 26 है। द्वितीय प्रश्नानुसार में इसमें कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली जो संख्या है कहा गया है दूसरी संख्या का 3 गुना है, ये आपसे प्रश्न बोला गया है। पहली संख्या x है, दूसरी है y गुणे 3 यानी x बराबर 3y, ये समीकरण 2 बन गया। तो x का मान यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 3y है, इसको ले जाकर समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर समीकरण 1 अच्छे ढंग से उतार लेंगे और उसमें x की जगह पर आप इसका मान रख देंगे 3y माइनस y बराबर 26, 2y बराबर 26, 2 से इसको 26 को कटाएंगे 13। तो ये आपने y जो सपोज किया था ये दूसरी संख्या थी, दूसरी संख्या आपको ज्ञात हो गई। पहली संख्या क्या होगी, यानी x को ज्ञात करना है। समीकरण 2 में y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। 2 में रख दीजिए, नहीं तो 1 में रख दीजिए, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें आप रख सकते हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर 3y, ये समीकरण आपका 2 है। y की जगह पर रख देंगे 13, 13 या 39। अतः पहली संख्या जो कि आपका x थी, x का मान आया है 39 तथा दूसरी संख्या y का मान 13 है। तो इस तरह ये प्रश्न कंप्लीट होता है। सिंपल था, आसान था, तो संख्या प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको और भी तरीके से लगाया जा सकता है। तो चलिए इसको एक और तरह से लगाया जाए, दूसरे तरह से इसको देखा जाए, इसको कैसे लगाएंगे। तो यहां पर कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अगर आप मान लेते हैं कि दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या x है तथा पहली, तो पहली संख्या कहा है कि दूसरी का 3 गुना है, दूसरी का 3 गुना यानी 3x है। प्रश्नानुसार तो दोनों का अंतर दिया है, यानी पहली
संख्या माइनस दूसरी संख्या का अंतर दिया है 26। तो पहली संख्या आपका 3x है, दूसरी x है बराबर 26, घटाएंगे तो 2x बराबर 26, x बराबर 26/2 यानी x बराबर 13। तो 13 आ गया, x का मान 13 आ गया, यानी दूसरी संख्या आपका 13 आ गया। बताएंगे अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या कितनी है 3x है, मान रख दीजिए 3 गुणे 13, 13×3 = 39, तथा दूसरी संख्या आपने सपोज किया है x का मान आया है 13। तो यही दोनों संख्याएं आपसे पूछी गई थी, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो इस तरह आप कर सकते हैं, छोटे में ये सवाल लग जाएगा। तो चलिए ये प्रश्न कंप्लीट होता है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो ये भी संख्या पर ही प्रश्न है, तो संख्याओं पर प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने के इसके चांस है। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या कैसे सपोज करेंगे। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें इकाई दहाई का अंक मानना पड़ता है। तो माना संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। अतः संख्या बराबर 10x + y। तो 2 अंकों की संख्या 10x + y सपोज की जाती है, जहां पर x जो होता है वो आपका दहाई का अंक होता है और y इकाई का अंक होता है। अब प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न कहा है। तो प्रश्न 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। प्रथम कंडीशन यह है, प्रथम प्रश्नानुसार कि 2 अंकों की जो संख्या है उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग दिया है। 2 अंकों की संख्या आपने ये सपोज किया है 10x + y। अब इनके अंकों को पलट दिया गया। अंक यानी क्या, कौन से अंक, इकाई या दहाई के अंक पलटने पर जो संख्या बनेगी उसका योग बता रहा है कि 66 है। तो इनके अंकों को पलटिए, यानी x की जगह पर y ला देंगे और y की जगह पर x को भेज देंगे, अंक पलट गए। तो इनका योग दिया है 66। इसको हल करते हैं, 10x और x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11x, y + 10y 11y बराबर 66। 11 कॉमन ले लेंगे, x + y बराबर 66, x + y बराबर 66/11, कटाएंगे 11 से तो 6 बार में कट जाएगा। समीकरण 1। इसी प्रकार द्वितीय प्रश्नानुसार कहा गया है, यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर, देखिए अंक कौन से हैं, दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। तो इनका अंतर बोला गया है x - y, अंकों का अंतर कितना है, 2 है। समीकरण 2। अब इन्हीं को आपको हल करना है, x y का मान निकालना है। तो दिखाई दे रहा है कि समीकरण को अगर हम जोड़ देते हैं तो y कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण को जोड़ते हैं।
समीकरण 1+2 से x + y = 6, समीकरण 1, x - y = 2, समीकरण 2। ये कट गया, 2x, x से जुट कर 2x, इसको जोड़ेंगे तो 8, x बराबर 2 से 8 को कटा दीजिए 4, x बराबर 4 निकल के आ गया। x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख कर y का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर x + y = 6, ये आपका समीकरण 1 है। तो x की जगह 4 रख दें, + y = 6, y बराबर 6 में से 4 माइनस कर देंगे 2। अतः संख्या बराबर जो आपने सपोज किया है 10x + y, x का मान रख दें 4 + 2, गुणा करेंगे तो 40 और +2 42, ये आपका आंसर हो गया। संख्या आपसे पूछा गया था तो 42 आपकी संख्या आ गई। तो इस तरह ये प्रश्न कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण px² - 2 करनी में 5 + x + 15 = 0 के दो मूल समान हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान पूछा गया है। तो कह रहा है कि समीकरण के दो मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न में एक प्रश्न हम लोगों ने देखा कि मूल कैसे है, उसमें बताना था। इसमें कहा है कि मूल समान है तो p का मान क्या होगा। तो ये भी प्रश्न बिल्कुल उसी तरह है। समीकरण आपका दिया है px² - 2 करनी में 5 x + 15 = 0 कह दिया गया है कि मूल समान है तो p का मान क्या होगा। समान यानी बराबर है मूल। तो कंडीशन आपको पता रहना चाहिए, मूल समान होंगे जब d बराबर होगा 0। ये कंडीशन, 3 कंडीशन होते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है, जब d का मान 0 होगा तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अगर d का मान बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर d का मान 0 से छोटा है तो काल्पनिक मूल होंगे। तो d का यहाँ फार्मूला लिख देंगे, विविधकर। विविधकर का फार्मूला होता है b² - 4ac = 0। तो b का मान यहाँ पर है -2 करनी में 5 का वर्ग -4, a आपका p है, c आपका 15 है। माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का 4, ये अंडर रूट हट गया, यानी टोटल इसका वर्ग जो होगा आपका 20 होगा। इसको हल करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60p और बराबर 0। p का मान आपसे पूछा गया है तो p का मान निकाल लेंगे। -60p, 20 को पक्षांतर करेंगे, -20, ये माइनस माइनस कट गया, p बराबर 20/60 कटाएंगे तो p बराबर 1/3, ये p का मान हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यदि cos a बराबर करनी में 3/2 तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो cos a का मान आपका दिया है करनी में 3/2 और sin 2a का मान आपसे पूछा गया है। तो यहां से आप लोग क्या करेंगे कि a का मान निकाल लेंगे। उसके लिए आपको मान याद रहने चाहिए। तो देखेंगे आपका cos में करनी में 3/2 कितने अंश का मान होता है। तो cos a, आइए cos में करनी में 3/2 30 अंश का मान होता है। cos से cos कटा देंगे, a बराबर 30। तो a बराबर 30 आ गया। आपसे sin 2a का मान पूछा गया है।
एक जगह पर यहाँ पर रख देंगे a का मान 30, 2 का 30 में गुणा करेंगे 60, तो साइन 60 अंश का मान होता है करनी में 3/2। इस तरह यह सवाल हल होता है। तो इस तरह से प्रश्न आपके बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न आपको आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये भी त्रिकोणमिति का प्रश्न है, अब बार बार पूछा जाता है। सभी प्रश्न ये जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे वही प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से इस बार के बोर्ड के एग्जाम में आपको दिखेंगे। तो 11 नंबर का प्रश्न, शायद 11 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं। 10 प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिया है। तो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए cos 15 अंश प्लस cos 75 अंश बटा में sin 15 अंश प्लस sin 75 अंश बराबर 1। सिद्ध करके हमें लाना है 1। चलिए इसको देखते हैं। सिद्ध करना है cos 15 अंश प्लस cos 75 अंश sin 15 अंश प्लस sin 75 अंश बराबर 1। तो LHS को लेकर हल करेंगे और RHS हमें 1 लाना है। तो इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? देखिए, ना तो सारणी में मान 15 अंश का दिया था, ना ही 75 अंश का। आपका सारणी में मान 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश तक का दिया है। आप लोगों ने उसको याद किया है। लेकिन यहाँ पर 15, 75 अंश है, इसको कैसे हल करेंगे? तो इस तरह का प्रश्न आए तो आपको इन दोनों के कोणों का योग देखना है। अगर 90 बनता है, 19 डिग्री का कोण बन रहा है, तो किसी एक को आपको 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले पे 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले पर तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 15 प्लस 75 90 होगा। नीचे भी देखिए 15 प्लस 75 90 होगा। यानी किसी एक को हम इस फार्मूले पर 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले पर तोड़ेंगे। तो चलिए इसमें से किसी एक को तोड़ लीजिए। अगर इसको आप फर्स्ट वाले को तोड़ रहे हैं तो फर्स्ट वाले को तोड़िए, इसको सेट करिए इस पर 90 माइनस थीटा पर। तो 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 15 मिलेगा। तो 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 आपको मिल जाएगा। तो इसको 15 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 90 माइनस 75, और इसे आपको बस उतारना है, किसी एक को ही तोड़ना था। उसी तरह इसका भी जो योग हो रहा है 90 हो रहा है, तो किसी एक को तोड़ना है। तो इसमें फर्स्ट को तोड़े हैं तो इसका भी फर्स्ट आप लोग तोड़ेंगे। साइन 90 माइनस 75, 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 प्लस साइन 75। अब यहां से फार्मूला लगा देंगे कि cos 90 माइनस थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, मतलब यहाँ पर थीटा है तो थीटा cos थीटा। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या है, cos 90 माइनस 75, थीटा के जगह पर 75 दिया गया है, कोण 75 दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र के अनुसार साइन थीटा यानी साइन 75 प्लस cos 75। उसी तरह साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, यानी cos 75 प्लस साइन 75। देखिए अंश हर सेम है, कट जाएगा और 1 आपको मिल जाएगा, जो कि आपका RHS था। यही आपको प्रूफ करना था, सिद्ध होता है, प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाले
इसकी छाया की लंबाई 20 कर्ण में 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक मीनार है, सपोज कर लीजिए मीनार है। मीनार की छाया, ठीक ना, धरातल पर सपोज करते हैं यहाँ बन रही है, और मीनार की ऊंचाई भी बताया गया है कि 20 मीटर है। 20 मीटर ऊंची ये मीनार है। मीनार ये आपकी है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर आपका बताया गया है। और छाया की लंबाई जो धरातल पर उसके नीचे बन रही है, इसकी लंबाई बताएगी ये 20 कर्ण में 3 मीटर। और आपसे पूछा गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण, जाहिर सी बात है कि सूर्य इधर चमक रहा होगा, तभी इसकी परछाई, मीनार की परछाई इस साइड बन रही है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, ये आपसे पूछा गया है। सपोज कर लेते हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। नाम रख देते हैं ABC। तो जो पूछा गया है, उन्नयन कोण पूछा गया, सूर्य का उन्नयन कोण, उसको थोड़ा सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो उसको मान लिया जाए, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। ठीक, उसके बाद त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ABC में देखेंगे कि कौन सा फार्मूला लगाया जाए। तो यहाँ पे देखिए आधार पता है, लंब पता है, यानी tan का फार्मूला लगेगा। tan बराबर लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा का फार्मूला लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक, इस फार्मूले पर आपको हल कर देना है। tan थीटा, कोण तो थीटा ही सपोज किए हैं, लंब 20 है, आधार 20 कर्ण में 3, 20 से 20 कट गया। tan थीटा बराबर 1 बटा कर्ण में 3। थीटा का मान आपसे पूछा गया है। तो tan में देखेंगे कितने अंश का ये मान है। तो tan में 30 अंश का ये मान होता है। tan से tan कट गया, थीटा बराबर 30 अंश। यही आपसे पूछा गया था सूर्य का उन्नयन कोण। तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब इसके बाद प्रश्न जो है, ये भी आपका ऊंचाई दूरी का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार को मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो मीनार है, ये मीनार है। क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये क्षैतिज तल, यहीं पे एक बिंदु है, ठीक, ए सपोज कर लेते हैं, ए बिंदु है। इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बताया गया है 30 अंश है। आगे प्रश्न कर रहा है, मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ओर, मीनार इधर है, मीनार की ओर आया जाता है 40 मीटर। सपोज करिए यहाँ पर आए 40 मीटर हो गया, इसका नाम हम बी रख देते हैं। और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो अब 60 अंश हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे निकट हम जाएंगे, मीनार के निकट जाएंगे, कोण जो बढ़ता जाता है। अगर आप एकदम नजदीक चले जाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 30 था, फिर जाकर 60 हो गया है। तो कितना चलकर गया है, यहां से यहां तक 40 मीटर बोला गया है। ठीक, इसके बाद आपसे पूछा गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। नाम रख देते हैं ABCD। अब यहां से शेष दूरी कितनी होगी, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि यहां से शेष दूरी x मीटर है।
तो जो पूछा है यहाँ पर मान कर दिखा देंगे। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा B से मीनार की दूरी x मीटर है। बस इतना लिख देंगे। इसके बाद जो आपका ये चित्र बना है उसमें देखिए आपके दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक 60 अंश वाला ये छोटा सा त्रिभुज है और ये 30 अंश वाला बड़ा सा त्रिभुज है। तो इस कंडीशन में आप पहले छोटे वाले त्रिभुज को हल करिए और उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज को हल करिए। ऐसा नहीं है कि पहले छोटे वाले, आपकी इच्छा, आप चाहो तो बड़े वाले को भी हल कर सकते हो, छोटे वाले को भी हल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पहले छोटे वाले त्रिभुज को हल करूँगा। त्रिभुज BCD में tan का फार्मूला लगेगा, लंब बटा आधार होता है, तो tan थीटा, थीटा यहाँ पर कोण है 60 अंश, बराबर लंब h, आधार करनी में आधार जो है वो x है, ठीक, आधार x है। tan 60 अंश का मान होता है करनी में 3, h बटा x, त्रिज्या गुणा करा लें तो करनी में 3x बराबर h, x बराबर h बटा करनी में 3। तो x का मान यहाँ से निकाला गया है। तो ये जो x का मान आया है h करने में 3 आया है। तो इसे चाहो तो आप समीकरण एक नाम दे दो। अब बड़े वाले त्रिभुज पर आते हैं। ACD में tan कोण 30 अंश है, लंब h, बड़े वाले त्रिभुज का आधार 40 प्लस x, ये पूरा आधार है 40 प्लस x। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा करनी में 3 h 40 प्लस x, त्रिज्या गुणा करा लें 40 प्लस x करनी में 3 h। तो समीकरण एक, जो समीकरण 1 है वहां से आप क्या करेंगे, तो x का जो मान निकला है ले जाकर यहां पर पुट कर देंगे, रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं 40 प्लस h करने में 3 h। तो h का मान, ऊंचाई हमसे पूछा गया है तो ऊंचाई ज्ञात करना है। तो h को क्या करेंगे, h वालों को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो 40 करनी में 3 h माइनस h बटा करनी में 3। अब इसको हल कर लेंगे। तो हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो करनी में 3 और करनी में 3 का इसमें गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगी 3h माइनस h 40, 3h में से h माइनस करेंगे 2h बटा में करनी में 3, त्रिज्या गुणा कर लें तो 2h बराबर 40 करनी में 3। तो h बराबर 40 करनी में 3 बटा में 2, h बराबर 20 करनी में 3 मीटर। तो यही मीनार की ऊंचाई आपसे पूछी गई थी। अतः मीनार की ऊंचाई 20 करनी में 3 मीटर है। तो यह भी प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर है तो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का वक्रपृष्ठ दिया है और गोले का आयतन पूछा गया है। तो फार्मूला बेस प्रश्न पूछा जाता है। फार्मूला अच्छी तरह से आपको याद रहना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को बना पाएंगे। तो गोले का वक्रपृष्ठ दिया है 36 पाई सेमी स्क्वायर। गोले का वक्रपृष्ठ या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेमी स्क्वायर प्रश्न में दिया है। गोले का आयतन पूछा गया है।
तो यहाँ से वक्र पृष्ठ से हम क्या करेंगे, गोले का आयतन का फार्मूला जो होता है 4/3 पाई r घन। इसमें त्रिज्या हमें चाहिए, अगर त्रिज्या ज्ञात होती तो हम डायरेक्ट गोले का आयतन का फार्मूला लगा देते हैं, उसमें मान भर देते हैं। त्रिज्या हमें ज्ञात नहीं है, तो त्रिज्या ज्ञात इससे करेंगे जो ये दिया है गोले का वक्र पृष्ठ। गोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 36 पाई। तो पाई से पाई कटा देंगे तो 4r स्क्वायर बराबर 36, तो r स्क्वायर बराबर 36/4 और 4 से कटाएंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। r स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है, तो r बराबर 3, ठीक है ना। स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो r बराबर 3। तो त्रिज्या हमें ज्ञात हो गई 3। अब गोले का आयतन पूछा गया है, तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r घन। इसमें मान भर देंगे, पाई r का मान है 3 पर 3 घात, 4/3 पाई 3 का घन 27, 3 से 27 को घटाएंगे 9 बार में, 4 का 9 में गुणा करेंगे 4×9 36 पाई सेमी घन। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठ 36 पाई और इसका आयतन भी जो निकला वो भी 36 पाई सेमी घन ही है, दोनों सेम ही है। तो इस तरह यह प्रश्न कंप्लीट होता है। और इस प्रश्नों की श्रृंखला में आखिरी प्रश्न है, इसको देखते हैं। यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात कीजिए। तो f का मान क्या होगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, समांतर माध्य का ये प्रश्न है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो एक सारणी दी गई है, एक कॉलम बनाकर आपका दिया गया है। जब प्रश्न को हल करेंगे तो 2 कॉलम दिए गए हैं और इसके लिए आपको 2 और कॉलम बनाने होंगे। प्राप्तांक दिया है, प्राप्तांक का ये कॉलम हो जाएगा। प्राप्तांक जो है वर्ग अंतराल के रूप में दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 वर्ग अंतराल के रूप में है। तो इसके लिए हमें समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है fx बटा में सिग्मा f, ये होता है। तो यहाँ पर जो प्राप्तांक है वर्ग अंतराल के रूप में है, तो इसके x के मान को पता करना होगा, मतलब इसका x का मान क्या होगा, वर्ग अंतराल में एग्जैक्ट x का मान क्या होगा, ठीक। तो यानी इसको निकालना पड़ेगा, जिसे हम मध्य मान कहते हैं। इनके बीच का, वर्ग अंतराल के बीच का मान ही आपका x का मान होगा, मध्य मान। x से इसे प्रदर्शित करते हैं। बारंबारता है, बारंबारता को f से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये आखिरी जो कॉलम है fx, x और f का इनटू करते हैं। चलिए इसमें मान जो जो दिया है उसको रखते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 तक वर्ग अंतराल दिया है। बारंबारता दिया है 6 f 6 10 5। मध्यमान निकाल लेंगे। मध्यमान यानी इनके बीच का मान ही मध्यमान होगा, तो इनके बीच में पड़ेगा 5।
अगर आपको मध्य मान निकालने में दिक्कत हो रहा हो तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से उसको कटा देते हैं। तो 0 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 2 से कटाएंगे तो 5 मिलेगा। उसी तरह को 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, 2 से कटाएंगे तो 15। तो इनके बीच में मध्यमान 15 है। 20 और 30 के बीच में पड़ेगा आपका 25, 35 40 के बीच में 30 और 40 के बीच में 35, 40 50 के बीच में 45। इसमें fx का गुणा करना है। चलिए गुणा कर देते हैं। 5 गुणे 6, 5 6 30, 15 गुणे f 15f, 25 गुणे 6 यानी 150, 35 गुणे 10 यानी 350, 45 गुणे 5 25 2 40 225। ठीक, ये गुणा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे कि सिग्मा मतलब योग होता है। अब इन सभी को जोड़ेंगे, सिग्मा fx ज्ञात करेंगे। सबको जोड़ा जाए तो जोड़ें 30 150 180 और यहाँ पर है 350 225, जोड़ेंगे तो 5 और ये 7 8 15 हासिल बचल 1 और यहाँ पर 5 1 6 और एक हासिल था 7, 755 प्लस ये इसमें ऐड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर 15 के साथ f है। तो कभी भी जब चर अचर दोनों साथ में हो तो वो चर में ऐड नहीं हो पाएगा, यानी संख्या में उसको नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये ऐसे ही इसको प्लस करके हम लोग उतार लेंगे। इसके बाद सिग्मा f वार्ता के योग करेंगे, जोड़ेंगे इसको तो 6 6 12 और 10 22 22 5 27 प्लस ये f है, इसको भी प्लस करके उतार लेंगे। समांतर माध्य फार्मूला होता है सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। तो इसमें क्या है कि समांतर माध्य आपका दिया है 25। सिग्मा fx का मान 755 15 प्लस सिग्मा fx का मान 755 प्लस 15 f, सिग्मा f 27 प्लस f। हमसे f का मान पूछा गया है तो तिर्यक गुणा करा लेंगे और f का मान निकाल लेंगे। चलिए गुणा करते हैं। तो 27 का 25 में गुणा करेंगे, तो 27 का 25 में गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लेंगे कितना होगा। तो 27 में 25 का गुणा 5 7 35 10 13 यानी 675 होगा। ठीक, तो गुणा कराने पर 675 प्लस 25 का गुणा f में भी होगा, 25f 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो वही सब उतर जाएगा। 755 प्लस 15f। अब f को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे और जो भी संख्या है उनको एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो 25f माइनस 15f 755 675 को इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस 675, 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10f और यहाँ पर 755 में से 675 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको बच जाएगा 80। तो f बराबर 80 बटा में 10 कटाएंगे तो 8। यही आपसे f का मान पूछा गया था, f का मान 8 है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे।
तो ये प्रश्न आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपको इस बार के बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। विशेषकर उन स्टूडेंट को कहना चाहूँगा जिनको लग रहा है कि मैथ में फेल हो सकता हूँ, फेल होने का डर है, तो वो लोग बस इतना काम करें कि इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही एक दो वीडियो और मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा जो आपके परीक्षाओं में वो प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए बस आप लोगों को थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक बच्चों को इस चैनल से जोड़ना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।